हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो पॉलिटिकल साइंस का यानी कि हल मॉडल पेपर आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। इसमें आपको पेपर फर्स्ट यानी बीए द्वितीय वर्ष वालों के जो बीए द्वितीय वर्ष में पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा जो आपको लास्ट तक चलने वाला है। और बहुत ही ये वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपके जैसे पेपर में आते हैं सेम उसी तरीके से आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रही आपकी कि इसमें जो क्वेश्चन आपका अपडेट हुआ है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग को तैयारी करने का केवल टाइमिंग चाहिए, केवल आपको ये केवल पढ़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब वीडियो बना है। और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मॉडल पेपर तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं और बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं जो आपको आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस पेपर में आपको सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया है कैसे कैसे आपको लिखने हैं। सबसे बड़ी बात इसमें आपको लिखने का हैंड राइटिंग पता होता है कि कैसे हमें लिखना है। तो इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा रिलीफ तो मिलता ही है और थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करने का टाइम भी मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आपके अपने क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर किस तरीके से आपके बीच में लेके आया हूँ तो चलिए रुक करते हैं आपके तरफ। ये आपका रहा मॉडल पेपर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष राजनीति शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास की रूपरेखा। यानी कि आपका ये आपका क्या है दोस्तों, आपका पाठ्यक्रम यानी कि प्रश्न पत्र है। नोट सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ, नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। अब बात करते हैं आपके पहला क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में आपका दे रखा है पहले के फर्स्ट में कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डालें। यानी कि प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में आपको बताने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे हम। यानी कि प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन 2 तरीकों को पेश करते हैं उनमें से शिक्षा एक सकारात्मक तरीका है। समाज में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा ही समाज का मातृत्व की भातृभाव और एकता की भावना पैदा होती है। शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए प्लेटो जी कहते हैं कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से निर्मित नहीं होता है बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है जो उसमें रहते हैं। व्यक्तियों के श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षा का महत्व जो आपका है इसमें यानी कि शिक्षा का महत्व पर जो प्रकाश डालना था यानी कि उसमें आपका शिक्षा का सिद्धांत, न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम, नागरिकों की सद्गुणी बनना। तीसरा आपका आता है शिक्षा द्वारा व्यक्ति का आत्मा का विकास। चौथा आपका आता है शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक बनाती है। पांचवा आपका आता है शिक्षा का राजनीतिक महत्व और छठा आपका आता है शिक्षा का दार्शनिक महत्व। तो ये आपके होते हैं यानी कि प्लेटो की जो शिक्षा के सिद्धांत का महत्व था वो मैंने आपको बताया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है अरस्तु के नागरिक संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। इसमें आपको अरस्तु के नागरिकता की संबंधी विचारों की विवेचना के बारे में बताएंगे। इसमें आपको लिखना है आंसर में अरस्तु की राजनीति का जनक माना जाता है। यानी कि अरस्तु को राजनीति का जनक माना जाता है। अरस्तु प्राचीन यूनानियों के एक महान विचारक और दार्शनिक थे। अरस्तु ने यूनान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार दिए। राज्य, न्याय और नागरिकता आदि विषयों पर अरस्तु के विचार को आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अरस्तु पहले विचारक थे जिसने नागरिकता पर अपने विचार दिए। अरस्तु के अनुसार जिस तरह कोई अनेक चीज़ों को मिलने से बनती है उसी तरह नागरिकों के मिलने से राज बनता है। लेकिन नागरिकता कौन है, नागरिकता का मतलब क्या है, इस बारे में लोगों को विचार अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र में नागरिक हैं
तो यह जरूरी नहीं है कि वे गुटतंत्र के अंदर, सैनिक शासन के अंदर या राजतंत्र में भी नागरिक हों। इसलिए नागरिकता का अर्थ अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, यानी कि आपका इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न में पूछे भी जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर एक बार तैयार करिए। और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। आप अगर पेपर दे चुके हैं तो भी आप लोग समझ जानते हैं कि कौन से पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो छात्र छात्राएँ अभी BA सेकेंड ईयर में प्रवेश किए हैं वो ये ज़रूर देखिए अपना मॉडल पेपर, क्योंकि यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है, मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है? अब यहाँ पे आपको बताएं मैकियावेली को उसके युग का शिशु क्यों कहा जाता है। आप लोग आंसर में लिखेंगे, डनिंग ने अपनी रचना में, यानी कि मैकियावेली को शिशु को बतलाया है कि साधारणतया प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के दर्शन और नीतियों पर उसके देश यानी काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, परंतु मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे सुस्पष्ट रूप से अंकित है। इसलिए डैनिंग ने विशेष रूप से उसे अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति जो दार्शनिक और पर्यवेक्षक है, जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप से देखा था, इटालियन समाज की बारीकी अध्ययन से किया है। यानी कि यहाँ पे कहा है, यानी कि सेबाइन जी ने लिखा है कि उसके यानी मैकियावेली के युग को कोई भी व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतना स्पष्टता के साथ नहीं देख सका है जितना स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा है। तो इसे इस वजह से यानी कि कहा गया है क्या, मैकियावेली को शिशु कहा गया था। एक छोटा सा और मैं आपको बतलाता हूँ कि मैकियावेली पर जिन सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और जिस प्रभाव के कारण वह अपने युग का शिशु कहलाता है, वो इस प्रकार से होता है। जो इटली का राजनीतिक विभाजन का पतन हुआ है, इसके बारे में, फिर उसके बाद में आपका राजतंत्र का पुनर्स्थापना, तीसरा पुनर्जागरण, और फिर तीसरे का में फिर आपका चौथा राष्ट्रीयता की भावना, पांचवा व्यवहारवाद और व्यक्तिवाद का समर्थन। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको अपने यानी कि मैकियावेली को उसको युग का शिशु कहा जाता है। तो आपको छोटा सा लिखना है, मैंने आपको 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा बना के बता दिया है कि जिससे कि आपके थोड़ा अगर आपको समझ में आए तो अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आता है फिर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, यानी हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। फिर आपका आता है दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक अवस्था संबंध में जो हॉब्स के अनुसार कहा गया है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन और कुत्सित पस्तल्य, यानी कि आपका जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जो बताई गई है वो बताई गई है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, कुत्सित, पस्तुल्य तथा अल्प था। यह एकाकी इसलिए है कि इस अवस्था में एक दूसरे के शत्रु हैं और अन्य व्यक्तियों को आशंका, भय और आत्मविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। इस दशा में उनमें किसी प्रकार की कोई सहयोग नहीं है। तो यही उनकी प्राकृतिक अवस्थाएं हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की, लाक के मानव स्वभाव का वर्णन कीजिए। कि लाक के मानव स्वभाव का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। इसमें आपको बताने वाले दोस्तों कि लॉक के मानव स्वभाव का वर्णन, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है जो परस्पर सहयोग, प्रेम व दया भाव से दूसरों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन गुजारता है। हॉब्स की तरह जॉन लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है। हॉब्स ने जहां प्राकृतिक अवस्था को सबके साथ सबके विरुद्ध और युद्ध की अवस्था का वर्णन किया है, तो मानव स्वभाव का जो विचार का इन्होंने यानी कि विचार जो अब उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जॉन लॉक के मानव स्वभाव पर विचार हॉब्स से सर्वथा विपरीत है। जॉन लॉक के मानव स्वभाव की विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तिका यानी मानव विवेक से संबंधित निबंध में पाए जाते हैं। जॉन लॉक का यह विश्वास है कि मनुष्य एक बुद्धियुक्त सामाजिक प्राणी है, अतः वह एक नैतिक व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। वह स्वार्थी प्रतिस्पर्धी तथा लड़ाकू नहीं है। वह अन्य प्राणियों के प्रति सद्भावना युक्त
तथा प्रेमायुक्त होता है। तो इसी तरीके से आपका ये जो यानी कि उनकी जो जॉन लॉक का जो यानी कि लॉक का जो मानव स्वभाव का वर्णन किया है, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा आपका आता है छठा क्वेश्चन, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का वर्णन कीजिए। यानी कि रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। अब यहाँ पे आपको रूसो के अनुसार यानी कि जीन जैक्स रूसो फ्रांस के 18वीं शताब्दी के उन विचारकों में था जिसे फ्रांस की राज्य क्रांति का अग्रदूत कहा जा सकता है। रूसो ने राज्य क्रांति संबंधी को अपने विचार ग्रंथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिए हैं, जो 1762 में प्रकाशित हुआ। रूसो के विचार में एक और व्यक्तिवाद और दूसरी ओर निरंकुशता की झलक दिखाई देती है। इसलिए प्रोवाहन ने लिखा है, रूसो राज्य का परम समर्थक और व्यक्ति का परम भक्त था, जो एक आदर्श को दूसरे पर न्यौछावर करने का सफल हो सका। तो इसी को इन्होंने अपना यानी कि जो इनकी सामान्य इच्छा थी कुछ इस प्रकार थी। अब जो यानी कि उनकी जो सामान्य इच्छा है रूसो के अनुसार, एक मैं आपको टॉपिक और बताता हूँ कि रूसो के अनुसार उपयुक्त दुखदायी प्राकृतिक अवस्था से बचने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर एक समझौता किया, वह राज्य का निर्माण किया। रूसो ने अपने ग्रंथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्यों ने अपने समस्त अधिकार के समान इच्छा में विलीन कर दिए, जो कि रूसो के समय की संप्रभु शासक है। यह सामान्य इच्छा ही राज्य की सर्वोच्च सत्ताधारी अभिव्यक्ति जिसे संप्रभुता कहते हैं। अब आपका आता है जे.एस. मिल की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है, यानी कि जे.एस. मिल का। अब इसमें आपको बताएंगे हम जे.एस. मिल के उपयोगिता का वर्णन। अब जे.एस. मिल के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। जे.एस. मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान समर्थक माना जाता है। मिल ने स्वतंत्रता पर अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में सबसे महान देन यह है कि उसने समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को बदल दिया। तो उसके बाद में फिर आपको बताएंगे जे.एस. मिल के जो उपयोगितावाद थे उसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। उनके जो उपयोगितावाद है जे.एस. मिल के, उनका था जे.एस. मिल का जो उपयोगितावाद है, जे.एस. मिल का उपयोगितावाद में उपयोगितावाद की परिभाषा आता है। दूसरा आपका रहता है वह सुखों से गुणात्मक भेद को स्वीकार करता है। तीसरा आपका है मिल का उपयोगितावाद नैतिक से प्रेरित है। चौथा सुखवादी मापक यंत्र का खंडन। फिर पांचवा आपका था मिल ने अंतःकरण को स्वतंत्रता पर बल दिया, छठा निष्कर्ष में। और फिर सातवां आपका आता है राजनीति विज्ञान के अनुसार। तो ये सारे उनके जो उपयोगितावाद थे, यानी कि उपयोगितावाद में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको। उसका में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। इसमें आपका है राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ग्रीन के इस कथन की विवेचना कीजिए। इसमें इन्होंने बताया है यानी कि राज्य की आधार शक्ति यानी आधार शक्ति इच्छा नहीं है, यानी कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये ग्रीन का कथन है। यानी थॉमस हिल ग्रीन के राज्य संबंधी विचार, ग्रीन एक महान विचारक थे और कथन शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। थॉमस हिल ग्रीन अंग्रेजी आदर्शवाद का महान विचारक था। वह प्लेटो, अरस्तु, रूसो और हीगल आदि के विचारकों से बहुत अधिक प्रभावित था। तो इस तरीके से इन्होंने बताया। और इनका जो था राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यानी कि इनका मतलब यह था कि स्वार्थी इच्छा और निस्वार्थी इच्छा। यानी कि थॉमस ग्रीन का मत है कि मानव जीवन का अभिव्यक्ति के लिए राज्य अनिवार्य है। उनका मत है कि केवल राज्य की शक्ति ही नागरिकों को राजा का आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं करती, वरन वह तो अपने अधिकारों का स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जनहित की भावना से प्रेरित होकर राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यानी कि इस प्रकार राजाज्ञा मानव यानी कि इच्छा का आदेश मात्र, किसी बाह्य दबाव के कारण नहीं। यानी कि ग्रीन राज्य के मानवता के नैतिकता तत्संस्था मान। तो इस तरीके से इनका जो ग्रीन का व्यक्ति की जो इन्होंने बताया कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया। उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा
कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स जी का। यहाँ पे मार्क्स के अनुसार राजनीति वर्ग को यहाँ पे बताया गया है कि मार्क्स के अनुसार जो राजनीतिक वर्ग संघर्ष को रोकती है, उस वर्ग को संघर्ष की वजह से ही राजनीति पैदा हुई। मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ पे बताया गया कि मार्क्स ने राजनीतिक की आर्थिक और भौतिक दोनों ही संदर्भों में स्पष्ट किया है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा आर्थिक नीतिवाद के सिद्धांत में वर्ग संघर्ष की धारणा का प्रतिपादन किया था। समाज में हमेशा विरोधी वर्गों के अस्तित्व रहा। मार्क्स के अनुसार एक वर्ग यह है जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। उसके बाद में फिर इन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष वर्ग व्यक्तियों के समूह यानी कि वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया में लगा हुआ हो और उसके उद्देश्य और साधारण हित एक हो। उसके बाद में फिर इन्होंने बताया है मार्क्स के इस सिद्धांत के अनुसार समाज में दो वर्ग बताए गए हैं, पहला उत्पादन और दूसरा वितरण। वर्ग जो अपने विरोधी हितों के कारण परस्पर संघर्ष करते रहते हैं, वर्गों के रूप में भले ही अंतर आता रहे, किंतु समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों में भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। तो इस तरीके से ये आपका यानी कि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत थे वो मैंने बताया। फिर आपका आता है लास्की के बहुलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका। बहुलवाद इस तथ्य पर विश्वास करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार के संघों का अपना विशेष योगदान होता है। ये संघ समान रूप से प्रभावशाली तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें कोई भी संघ दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण सर्वोच्च नहीं होता है। तो बहुलवादी राज्य को भी अन्य सामाजिक संघों की तरह एक संघ के मानते हैं। लेकिन लास्की का जो बहुलवाद है तो कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि चूँकि समाज में स्वरूप संघीय अतः सत्ता का स्वरूप भी संघीय होना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब ये था कि एक राजनीतिक मान्यता के रूप में उन्होंने बताया है। उसके बाद में फिर इन्होंने कई टॉपिक में इन्होंने बताया है अलग अलग तरीके से। तो ये आपका जो मैंने मेन टॉपिक था, मैंने आपको बताया कि इनकी जो बहुलवाद की पे छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी था, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक बहुलवाद और यहाँ पे राजनीतिक बहुलवाद है। इस तरीके से उन्होंने कई चीज़ें उन्होंने बहुलवाद पे बताया है लास्की जी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आपको मैंने सारे क्वेश्चन आपको अपडेट कराया, आपको सारी चीज़ें बताई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब आपका आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका पूछा गया है क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपका आता है कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक निर्धारित किया गया है वो 10 अंक का है। अब इसमें आपका आता है प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका आता है प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत। इसमें आपको बताया गया है प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत में कि प्लेटो ने अपने आदर्श में न्याय की प्राप्ति के जो 2 तरीके अपनाए हैं उनमें से साम्यवाद का निषेधात्मक और वह भौतिक तरीका भी शामिल है। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य की स्थापना में 3 बाधाएं, एक तो अज्ञान, दूसरा निजी और तीसरा संपत्ति व निजी परिवार है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो शिक्षा का सिद्धांत व साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान करता है। अज्ञान को तो शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन निजी संपत्ति परिवार की संस्था को लोप करने के लिए वह जिस अवस्था का समर्थन करता है वह साम्यवाद के नाम से भी जानी जाती है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक लोलुपता के सम्मिश्रण से उत्पन्न बुराई को दूर करता है। प्लेटो साम्यवाद के द्वारा अभिभावक या संरक्षक वर्ग को संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है। प्लेटो का मानना है कि कांचन और कामनी का वह संरक्षक वर्ग जो धनलोलुप, स्वार्थी और आस्था का बना देता है, अतः संरक्षक वर्ग को अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने से रोकना अति आवश्यक है। उसके लिए वह संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद का सिद्धांत पेश करता है। इसके बारे में बार्कर ने कहा है कि साम्यवाद आत्मिक सुधार का केवल एक भौतिक व आर्थिक अनुपूरक साधन है जिसे सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्व देते हुए प्लेटो लागू करना चाहता है। साम्यवाद का अर्थ है आपका कि प्लेटो का मानना है कि सैनिक और शासकों
शासकों के लिए आदर्श राज्य में ना तो अपना परिवार या घर होना चाहिए, ना ही निजी संपत्ति। अपने इस उद्देश्य या विचार का सकारात्मक रूप देने सकार रूप देने के लिए प्लेटो ने जिस विस्तृत योजना का निर्माण किया है उसे हम प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत कहते हैं। प्लेटो का कहना है कि संरक्षक या अभिभावक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। पतियों, पत्नियों और बच्चों को एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज या राज्य का अधिकार होगा। सभी को उसमें इनकी साझा का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छी संतान या योग्य संतान पैदा करने के लिए योग्य पुरुष व स्त्री का सहयोग कराया जाएगा। संरक्षक वर्ग के सदस्य निजी संपत्ति से भी वंचित रखे गए हैं। उसमें प्लेटो के जो प्रेरणा है स्रोत दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। प्लेटो के साम्यवाद जो सिद्धांत है, पहला तो आपका था अर्थ साम्यवाद। इसमें आपका थोड़ा बहुत आपका है कि प्लेटो की साम्यवाद व्यवस्था केवल समाज के केवल एक वर्ग शासक पर लागू होती है। दूसरा आपका था न्यायपूर्वक व्यवस्था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य आदर्श राज्य का स्थापना करना। फिर तीसरा आपका अभिजातवादी है। फिर प्लेटो केवल उच्च वर्ग को ही साम्यवाद व्यवस्था के अंतर्गत रखता है। यह व्यवस्था केवल शासक वर्ग के लिए है। साम्यवाद का प्रयोजन केवल थोड़े शासकों के लिए जीवन के नियंत्रित करना है। फिर आपका आता है चौथा हेडिंग राजनीतिक, यानी प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक न होकर राजनीतिक है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानता को दूर करना नहीं था, अपितु तत्कालीन राजनीतिक दोषों को दूर करना था। फिर आपका आता है पांचवा तपस्यात्मक। तपस्यात्मक में आपका हेडिंग हो गया पांचवा कि प्लेटो ने शासक तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति तथा परिवार को मोह त्याग कर सन्यासी बनने को कहा है। वह व्यक्तिगत सुख को अपेक्षा समाज को कहा यानी सुख देने का महत्व देता है। फिर छठवां आपका आता है आर्थिक ढांचे का परिवर्तन नहीं। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग को इसी व्यवस्था से बाहर रखता है। और फिर सातवां आपका आता है राज्य की एकता की रक्षक व्यवस्था, आपकी हेडिंग है। फिर प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए संरक्षक के लिए साम्यवादी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो के साम्यवादी योजना अभिभावक वर्ग की कंचन और कामनी को मुंह से दूर रखकर सार्वजनिक हित में शासन करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक इस तरीके से उन्होंने प्लेटो के जो साम्यवाद था उस तरीके से आपका था। फिर अथवा वाले क्वेश्चंस की बात करें कि ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा आपका यानी कि दूसरे का अथवा वाला क्वेश्चन नहीं आपका आएगा, प्लेटो के आदर्श राज्य की विवेचना कीजिए, यानी कि प्लेटो के जो आदर्श राज्य है उसके बारे में आपको बताएंगे। आपका आता है प्लेटो के यानी आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य सभी आने वाले समय और सभी स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यवहारिकता की उपेक्षा है। और यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यवहारिकता की कमी है, लेकिन उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क का आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की है। इसमें आपका पहला राज्य और व्यक्ति का संबंध, पहले हेडिंग आपका आता है राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं वही गुण विशाल रूप से में राज्य की पाई जाती हैं। अतः मूलतः मनुष्य की आत्मा की बाहरी स्वरूप है, अर्थात आत्मा जो है वो चेतना अपने पूर्ण रूप से बाहर प्रकट होती है। फिर आपका आता है आदर्श राज्य का निर्माण। पहला आपका आता है आर्थिक तत्व, यानी आदर्श राज्य को उत्पन्न करने के लिए तीन तत्व सहायक हैं। पहला आपका आता है आर्थिक तत्व। इसका संबंध उत्पादक वर्ग से है। आर्थिक तत्वों का अंतर्गत प्लेटो का वासना अथवा क्षुधा तत्वों की राज्य के प्रारंभिक आधार मानकर अपने की विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्वों में अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता, इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर पड़ता है, यानी कि दूसरे लोगों पर निर्भर करना पड़ता है। परस्पर निर्भरता में समाज में श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषकरण उत्पन्न होता है। फिर आपका आता है दूसरा यानी कि सैनिक तत्व। आपका क्या आता है दोस्तों? सैनिक तत्व। सैनिक तत्व में आपको लिखना है इसका संबंध सैनिक वर्ग से है। यह राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः युद्ध अनिवार्य होता है। इस कार्य हेतु तथा युद्ध की संभावना और उससे रक्षा की आवश्यकता के फलस्वरूप राज्य में उत्साह, साहस और शूरवीर के तंत्र का उदय होता है। तीसरा आपका दिया है दार्शनिक तत्व, यानी कि वह शासक वर्ग से संबंधित है। राज्य निर्माण का तीसरा आधार जो दार्शनिक तत्व है, जिसका संबंध है आत्मा के विवेक,
बुद्धि से प्लेटो का मानना है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतः विवेक का यह गुण मिलता है, किंतु विशेष रूप से वह संरक्षण या शासक में ही पाया जाता है। और फिर आपका आता है उसका में इस तरीके से आपका जो उनकी विवेचना थी वो मैंने आपको बताया। फिर आपका था आदर्श राज्य की आलोचना। पहला आपका था आदर्श राज्य एक स्वप्रेल संसार है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का निषेध। तीसरा आपका था उत्पाद वर्ग की उपेक्षा। और चौथा आपका आता है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता। फिर आपका पांचवा आता है कानून की अपेक्षा। छठवां आपका आता है व्यक्ति और राज्य की समानता का अत्यधिक महत्व। तो ये आपका हुआ यानी कि प्लेटो का आदर्श राज्य की जो नीति थी और विवेचना थी उसके बारे में। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आपका आता है अरस्तु के यानी कि अरस्तु आपका तीसरा क्वेश्चन है अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। क्या होता है दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपका है दोस्तों अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, यानी कि इसमें आपका है दास प्रथा का विवेचना। अरस्तु के विचारों एवं महत्वपूर्ण पर विवादास्पद विषय है, क्योंकि अरस्तु एक पक्का यूनानी था, साथ ही अनुदारवादी भी था, इसलिए दास प्रथा को बताना तथा उनके औचित्य को दर्शाना उसके लिए आवश्यक था। जहाँ प्लेटो अपने रिपब्लिक में इसका कोई उल्लेख नहीं करता है और लाज में दासों को कृषि कार्य हेतु आवश्यक मानता है, वही अरस्तु दास प्रथा को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखता है। वह परिवार को सामुदायिक जीवन में प्राथमिक इकाई बताता है। पारिवारिक व्यवस्था में दास को संजीव संपत्ति के रूप में आवश्यक मानता है। अरस्तु जी ने लिखते हैं कि कुछ लोग शासन करें और कुछ शासित रहे। न सिर्फ प्राकृतिक है बल्कि व्यवहारिक भी। अपने जन्म से ही कुछ लोग शासन करने के लिए और कुछ शासित रहने के लिए नियत हैं। तो इस तरीके से उनका जो विचार हैं, मैंने आपको थोड़ा विचार बता दें। कोई व्यक्ति जो प्राकृतिक अपना नहीं अपितु दूसरे का अपना प्राकृतिक से यानी कि प्रकृति से दास है, पहला हो गया आपका। दूसरा आपका आता है कोई व्यक्ति जो व्यक्ति होते हुए भी संपत्ति की वस्तु और दूसरे को दास है। फिर तीसरा आपका आता है संपत्ति की वस्तु एक उपकरण है जिसे किसी क्रियागत यानी कि उद्देश्य हेतु प्रयोग किया जाता है और अपने स्वामी से अलग किया जा सकता है। फिर तीसरा आपका आता है कि दास प्रथा से प्राकृतिक है। फिर आपका आता है दास प्रथा लाभप्रद है। फिर तीसरा आपका दास प्रथा उपयोगी है। और फिर दास्ता यानी कि जो उनकी जो प्राकृतिक दास्ता है, यानी कि अरस्तु जी ने दास्ता दो प्रकार की बताए हैं। उसमें जो पहला है वो प्राकृतिक दास्ता है यानी कि नेचुरल स्लेवरी, और दूसरा का वैधानिक यानी कि लीगल स्लेवरी। जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं वे प्राकृतिक एवं स्वाभाविक दास होते हैं, और ये व्यक्ति प्राकृतिक द्वारा शासित होने के लिए बनाए जाते हैं। प्राकृतिक स्वाभाविक व्यवस्था दास्ता है। और फिर आपका आता है प्राकृतिक सर्वत्र असमानता है। उत्कृष्ट स्वभाव निष्कृष्ट पर शासन करता है। अपने स्वभाव में अनुकूल, सबका अपना विशिष्ट कार्य है। अतः दास्ता प्रकृति होती है और इस प्रकार दास्ता में अरस्तु सबसे अधिक महत्व देता है। तो इस तरीके से इन्होंने अरस्तु जी ने दास्ता संबंधी विचारों का जो वर्णन किया है वो इस तरीके से था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी आर वाला आपका आता है अथवा करके जो दे रखा है आपका, वो आपका दे रखा है एक्विनास के राजनीतिक विचारों की विवेचना। इसमें आपका एक्विनास जी के जो राजनीतिक विचार हैं उसको मैं बताता हूँ कि थॉमस एक्विनास मध्यकालीन युग के प्रमुख विचारक थे। उसकी विचारधारा सामान्यवादी यानी कि समन्वयवादी चिंतन पर आधारित थी। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती अरस्तु, सिस्रो आदि दार्शनिक के मतों का सुंदर समन्वय किया है। मध्यकाल में पश्चिम में चर्च तथा राज्य की सर्वोच्च के प्रश्न को लेकर काफ़ी संघर्ष छिड़ा था। थॉमस एक्विनास के अंत तक दोनों में समन्वय के लिए अथक प्रयास किया। मध्ययुगीन विचारों में सर्वाधिक महान माने जाने वाले इस व्यक्ति के फास्टर महोदय जी ने ठीक लिखा है। एक्विनास की विशेषता यह थी कि उसके विचार की विभिन्न धाराओं को, जो कि पहले अलग अलग प्रवाहित थी, एक ही प्रणाली में संश्लेषण करके एक कर दिया। फिर उन्होंने कहा है कि यानी कि एक्विनास के गुरु अल्बर्ट महान ने अरस्तु के दर्शन का प्रचार करना ही जीवन का ध्येय समझा। एक्विनास ने उसी लाइन में
उन्होंने मिश्रण ऐसी दर्शन की धारा बही जिसमें, यानी कि धारा बही जिसमें प्रत्येक के उचित संबंध का कायम रहे और समन्वय का भी ऐसा हुआ कि वे दर्शन के अभिन्न अंग भी बने रहे। पहला आपका उनका आता है कि राज संबंधी विचार, और उसके बाद में फिर उन्होंने लिखा है दूसरा कानून अथवा विधि संबंधी धारणा। फिर तीसरा उनका आता है शाश्वत कानून, और दूसरा फिर प्राकृतिक कानून, और तीसरा यानी उनका आता है दैविक कानून से तात्पर्य, और फिर चौथा उनका आता है मानवीय कानून। तो इस तरीके से जो उनके राजनीतिक विचार थे कुछ इस तरीके से थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे क्वेश्चन में उनका कि राजनीतिक सिद्धांत को बोंदा का सर्वप्रमुख देन की संप्रभुता की सिद्धांत विवेचना कीजिए। बोंदा का राजनीतिक विचारों का परीक्षण। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में फ्रांसीसी दार्शनिक बोंदा का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। आपका जानकारी कि इनका जन्म जो है वो 1530 ईस्वी में फ्रांस के एंजर्स नगर में हुआ था। बोंदा ने अपनी शिक्षा टोल्यूज विश्वविद्यालय फ्रांस से प्राप्त की थी। बोंदा ने दार्शनिक और राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में परंपरागत चिंतन में अलग रहकर अपना मौलिक योगदान दिया। उनका आता है कि यही कारण है कि जहाँ पहले मैकियावेली का आधुनिक युग को जनक तो दूसरे बोंदा को उसका अग्रदूत कहा जाता है। तो दोनों के बीच तुलना एवं राजनीतिक शास्त्र में क्षेत्र में बोंदा का स्थान निर्धारित करने के लिए निर्णायक आधार दिए हैं। पहला उनका आता है, आप लोग पहले हेडिंग में लिखेंगे, संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन। यानी राज्य की एक सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति के रूप में संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन बोंदा का महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान है। दूसरा आपका आता है राजनीतिक, यानी कि दूसरा आप हेडिंग लिखेंगे राजनीतिक शास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यानी कि बोंदा का एक वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेता है। मैकियावेली की तरह वह भी आज्ञानात्मक पद्धति का सहारा लेता है, उसी तरह वह भी अपने चिंतन में ऐतिहासिक पद्धति अपनाता है। फिर तीसरा राज्य के दर्शन का प्रतिपादन। यद्यपि मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना तथापि उस राज्य के दर्शन के प्रतिपादन का श्रेय नहीं प्राप्त है। फिर चौथा आता है नागरिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन। आधुनिक काल में नागरिकता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बोंदा ही करता है। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में उसका यह महान देन है। उसके अनुसार वे सभी व्यक्ति नागरिक हैं जो संप्रभुता के अधीन रहकर कानूनों का पालन करते हैं। फिर पांचवा दासता का कटु आलोचना। यानी कि बोंदा ने दासता का कटु आलोचना करते हुए इसे मालिक और दास दोनों के लिए अहितर बताया है, और वह इसे ना तो उपयोगी और ना ही प्राकृतिक ही मानता है। उसका यह आलोचना आधुनिक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। जहाँ तक मैकियावेली का प्रश्न है वह इसे प्रश्न पर मौन रहता है। फिर आपका आता है मैकियावेली। अब आपका अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें तो अथवा वाले क्वेश्चन में आपका आता है मैकियावेली प्रथम राजनीतिक चिंतक है, विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आप मैकियावेली का जो प्रथम राजनीतिक चिंतक है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको कि मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में सन 1469 ईस्वी में हुआ था। मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह पहला विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक कर धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द और राज शब्द का प्रयोग किया था। कैटलिन ने मैकियावेली का प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। मैकियावेली का अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, यथार्थवाद और फिर आपका था आज्ञानात्मक, पर्यवेक्षणात्मक, और मैकियावेली के मध्ययुगीन चिंतन को इनकार करके वैज्ञानिक चिंतन का सर्वप्रथम प्रयास किया। उसने अपने चिंतन ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। फिर उनका आता है मैकियावेली की जो प्रमुख रचनाएं हैं। पहला आता है द आर्ट ऑफ वार 1521, दूसरा आता है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस 1532 में, तीसरा आता है द डिस्कोवर्सेस 1530, चौथा आता है द प्रिंस 1532। उसके बाद में फिर द प्रिंस डिस्कोर्स ऑन लेवी प्रिंस की लॉरेंस द लोरेंजो दे मेदिची का संबोधित करते हुए कहा है। उसके बाद में फिर इन्होंने कहा है जो मैकियावेली का जो कथन है वो धर्म और नैतिकता राज्य के नियमित तो किसी प्रकार के ही नहीं बल्कि वे विश्वसनीय पथ निर्देशक भी नहीं, वह केवल उपयोगी सेवक एवं एजेंट है। फिर उन्होंने क्या लिखा है जालों षड्यंत्रों को बांटने के लिए नरेश को लोमड़ी और भेड़ों से भयभीत देखने के लिए शेर होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन फिर आपका आता है, पांचवें क्वेश्चन में आपका आता है
सामाजिक समझौता सिद्धांत को हॉब्स के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही बढ़िया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत यानी हॉब्स के योगदान में जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा में सिद्धांत की पूर्ण प्रधानता दी थी और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास के 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका आता है प्राकृतिक अवस्था का काल, दूसरा आपका आता है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। इस सिद्धांत में विकास हुआ। उसके बाद में फिर थॉमस हॉब्स जी ने 1588 से 1679 में इन्होंने बढ़िया अपना जो कार्य निभाया है वो उन्होंने इस तरीके से कि थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और वो राजवंशी संपर्क के कारण उनका विचारधारा राजतंत्रवादी था। उनके समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र समर्थक के बीच में तनावपूर्ण विवाद चल रहा था और इस संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। अपने इस विचार को प्रतिपादन करने के लिए 1651 में प्रकाशित पुस्तक लोवायथन में समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। और फिर इनका आता है मानव स्वभाव, फिर आता है इनका नेक्स्ट हेडिंग प्राकृतिक अवस्था और फिर समझौते का कारण। इस तरीके से उन्होंने फिर इसी तरीके से जॉन लॉक ने किया है। और उसके बाद में फिर आपका अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें तो उनमें क्वेश्चन आपका है फिर अथवा वाला क्वेश्चन कि बेंथम के उपयोगितावाद का वर्णन। बेंथम के उपयोगितावाद प्रायः हम लाभदायक वस्तु को उपयोगी मानते हैं। जो चीज़ अलंकारिक अच्छी लगने वाली अथवा आनंददायक होती है उसे हम उपयोगी नहीं कहते हैं। बेंथम के दृष्टिकोण से इससे उल्टा था, यानी उसके अनुसार किसी वस्तु से मनुष्य को आनंद पहुंचाने और उसके कष्टों को दूर करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता है। फिर बेंथम ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया कि जिस चीज़ से आनंद मिलता है वही अच्छी है और उसे आनंद प्राप्त नहीं होता है वह अच्छी नहीं है। यही अच्छी शब्द का प्रयोग बेंथम नैतिकता के अर्थ में प्रयोग करता है और अर्थात उपयोगिता ही नैतिकता की कसौटी है। मनुष्य ने जिस आचरण या कार्य के आनंद प्राप्त कर होता है वही नैतिक आचरण है। फिर उन्होंने लिखा है तो इस तरीके से जो उनकी उपयोगितावाद का जो वर्णन हुआ है उसको बता दें कि सुखों और गुणात्मक का अंतर हो गया। दूसरा आता है नैतिकता का अभाव। तीसरा आता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापन सरल नहीं है, ये तीसरा आपका हेडिंग आ गया। चौथा होता है आपका उपयोगिता में व्यक्ति और समाज में उपयोगिताओं के मध्य समन्वय नहीं है। ये उपयोगितावाद का वर्णन के जो निम्न दिया गया है। फिर आपका आता है नेक्स्ट उपयोगितावाद हित और कर्तव्य के मध्य मेल नहीं बैठता है। इस तरीके से इनके बेंथम का उपयोगितावाद का वर्णन हुआ। फिर छठवां क्वेश्चन आपका आता है जे.एस. मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। जे.एस. मिल के अनुसार यानी जे.एस. मिल का कहना है कि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है, किंतु वह नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों का पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को सकारात्मक कार्य के आधार पर प्राप्त है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे है इनके उसके सिद्धांत जो हैं, यानी कि स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार, यानी कि स्वतंत्रता के प्रकार जो आपके यहाँ पे है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल का मानना है कि जो व्यक्ति विचार व अभिव्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का संपूर्ण विकास कर सके। समाज में परिवर्तन का आधार स्वतंत्र विचार एवं स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही होते हैं। फिर आता है सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों में प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना और सत्य पर प्रतिबंध का अर्थ समाज का उपयोगिता का दमन करना है। फिर दूसरा आपका आता है सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं।
मिल का मानना है कि सत्य किसी एक व्यक्ति का धरोहर नहीं है, सत्य का रूप विराट है और उसके अनेक पहलू हैं। सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी है, हम सत्य के समग्र रूप के दर्शन नहीं कर सके। फिर तीसरा कोई आपका उनका तीसरा हेडिंग आता है आपका, यानी तीसरे हेडिंग में कहा है उन्होंने कि परस्पर विरोधी विचारों का अभिव्यक्ति। सत्य को समुचित रूप से स्पष्ट करने के लिए विचारों की स्वाधीनता आवश्यक है। वाद विवाद से सत्य का स्वरूप निखरता है और यह स्वाभाविक ही एक ही कार्य के एक ही समय एक विषय पर अनेक मत होते हैं जो परस्पर विरोधी हो सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। उसके बाद में फिर आपका आता है, उसके बाद में फिर आपको बताएंगे इसमें अथवा वाले क्वेश्चंस की, यानी कि मैंने आपको इसमें जे.एस. मिल की जो स्वतंत्रता का सिद्धांत था उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको। उसके बाद फिर आपका आता है स्पेंसर के विकासवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या। यानी स्पेंसर जी विकासवादी सिद्धांत जो अल्बर्ट स्पेंसर 27 अप्रैल 1820 में विक्टोरिया काल के एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव वैज्ञानिक, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध प्रारंभिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर ने भौतिक विश्व, जैविक सजीवों और मानव मन तथा मानवीय संस्कृति व समाजों के कर्मी विकास के रूप में उत्पत्ति की एक सर्व समावेशक अवधारणा की विकसित की। एक बहुश्रुत व्यक्ति के रूप में उन्होंने विषयों के एक व्यापक श्रेणी में अपना योगदान दिया, जिनमें नीतिशास्त्र, धर्म, मानविकी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान शामिल है। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने अत्यधिक प्रभुत्व प्राप्त किया, विशेष अंग्रेजी भाषा की शैक्षणिक समुदाय के बीच। सन 1902 ईस्वी में इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। वास्तव में यूनाइटेड किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका के में एक समय था जब वह स्पेंसर की शिष्य उनकी तुलना अरस्तू के साथ करने से भी नहीं चूके। उसके बाद में फिर आता है इनका जो इनकी समीक्षाएं हैं वो जो यानी कि रायसी द्वारा, जोसिया रायसी द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर एनिमेट रिव्यू है उनका। फिर उसका में फिर आता है एनरी रिस्विक द्वारा, लेस्टर एफ वार्ड द्वारा, फिर हेनरी जॉर्ज द्वारा और फिर लॉर्ड लाफार्गे द्वारा, आई.एफ. वर्ड विथ मिस्टर हर्बर्ट स्पेंसर। तो इस तरीके से उनका जो आलोचनाएं की गई हैं उनकी तो इस तरीके से उनके स्पेंसर की जो विकासवादी सिद्धांत की आलोचना थे वो मैंने आपको बताया। थोड़ा बहुत जो आपको स्पेंसर जी के बारे में मैंने बताया। फिर आपका आता है सेक्शन सी में। सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। आपके ये थोड़ा लॉन्ग होता है तो मैं इसमें आपको थोड़ा नहीं बता सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और समझ में भी कम आएगा। तो इसको मैं आपको वीडियो अपडेट करा दूंगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस उसमें मिलते रहेंगे। नोट आपका होगा कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में हो, प्रत्येक प्रश्न का के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। 7वां आता है प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन आता है राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इस कथन के संदर्भ में अरस्तू के राज्य सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन है सामाजिक समझौता सिद्धांत को जॉन लॉक के योगदान की विवेचना कीजिए। 10वां आपका आता है हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का विवेचना कीजिए। 11वां आता है कार्ल मार्क्स के इतिहास के आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन सी का, यानी कि मैं आपको ये वीडियो आपको नोट्स में आपको अपडेट करा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो बस आपका यहीं तक रहेगा और मैं आपको अगली वीडियो में अलग हल मॉडल पेपर आपको व्यवस्थित कराएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ जरूर पहुँचूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।